आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो आपके हिंदी के पेपर में दोस्तों 22 मार्च को डायरेक्ट आपको हिंदी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और जिस प्रकार से समय 1.5 घंटा है दोस्तों, जिस प्रकार से पुराने 40 नंबर का जिस प्रकार से सावधानी पूर्वक सभी विवरण और एमआर सीट पर सेम इसी प्रकार का दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलना है। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम में तालिका मारना चाहते हैं और 90% पार लाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो यहाँ पर खंड का रहेगा, ठीक है। खंड का में अपठित बोध रहेगा। अपठित बोध को कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम में 90% पार लाते हैं। कहता है गद्यांश दोस्तों कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि जिसके दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकी रहती है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव जो निंदा में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, इसके मूल में इसकी ऐसा की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरों की सहज उन्नति को मनुष्य का अपने ईर्षा के वलीभूत बहिभूत, ठीक है, वशीभूत होकर पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों को और दुर्गुणों को प्रचलित करना लगते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों यह जो गद्यांश ये मानव के अहंकार के बारे में लिया गया है, ठीक है। मानव किस प्रकार से अहंकार का बोझ लेकर ही क्या होता है, विशाल बोझ लेकर ही जन्म लेता है, ठीक है। इस प्रकार में वह इस पथे या तत्व को भी विस्मत कर बैठता है कि ईसा का दाग स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और सद्विद्या के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती है। क्यों दोस्तों दूसरों की बुराई करने पर क्या होता है, तो ये आपका जो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप का बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपने न्यूनताओं अपने दुर्गुणों की दृष्टि उठाकर जो देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वे स्वयं से पहचानने की जो यह प्रक्रिया के लिए क्या उसके लिए बहुत ही कष्टकारी होती है। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या कैसा कैसा पूछा है। तो पहला प्रश्न करता है दोस्तों कि मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है, तो हम लोग पढ़े अहंकार के बोझ के साथ होता है, ठीक है। 2 नंबर के दूसरों की उन्नति का मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है, तो दूसरों की उन्नति को मनुष्य ईर्ष्या भाव के कारण नहीं देखना चाहता, ठीक है, जलन के कारण, ठीक है। कोई उन्नति कर लिया तो उसको देखकर जलेगा, देखो ना फला नमक बेटा कितना उन्नति पे है, इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर कहता है कि स्वास्थ्य और सदाविचार का नष्ट हो जाना किस क्या, तो सदाचार और यहाँ पर स्वास्थ्य और सदाविचार नष्ट कैसे हो जाता है, ईर्ष्या के बस में होने पर, ठीक है, यहाँ पर जलन भाव पैदा करने पर, ठीक है। 4 नंबर का है किसे बुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन व्यतीत बिताना चाहता है, तो दोस्तों किसे बुलाकर, आत्मनिरीक्षण को बुलाकर, ठीक है। 5 नंबर का है उन्नति का विलंब शब्द क्या होता है, उन्नति का विलंब शब्द होता है अवनित्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों पद्यांश दिया गया, कहता है पद्यांश की नभ में उग गई आलो, ठीक है, नभ में उग आइलो, ठीक है। क्या क्या लिखा, ठीक है। रंग भरी रेखा एक टेरी से जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, उमर घुमर कर कभी बादलों या बरसे हैं, महक उठती धरती है, फूल पत्ती पौधे सब सरसे हैं, जीवन में इसी तरह दुखों को घटनाओं का अंधेरा है, इसके पीछे भी शायद रंगों का घेरा है, इसकी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष हम कहते हैं, इंद्रधनुष हम कहते हैं। ये पद्यांश दोस्तों इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है, जो प्रश्न संख्या 6 नंबर कहता है बादलों की तुलना किससे की गई, तो बादलों की तुलना दोस्तों किससे किया गया, तो जीवन के दुखों से किया गया है, ठीक है। 7 नंबर का प्रश्न कहता है कवि को अब जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा लगता है, तो आशावादी लगता है। 8 नंबर कहता है कि जीवन का इंद्रधनुष कैसा बनता है, तो आशा निराशा के कारण बनता है, टेरी मेरी आशा निराशा, टेरी मेरी आशा निराशा, ठीक है। 9 नंबर कहता है आशा के विलंब शब्द क्या होता है, तो आशा के विलंब शब्द दोस्तों निराशा होता है। और नभ का परिवार शब्द क्या होता है, नभ आकाश अंबर धरती, यानी कि यहाँ पर आकाश, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाए, ठीक है, आकाश। चलिए अब दोस्तों व्याकरण का प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट व्याकरण का था। 11 नंबर निम्नलिखित में से किसमें है अकर्मक क्रिया का उदाहरण, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, तो जहाँ कर्म खोजेगा वहाँ कर्म नहीं मिलेगा, वह कर्मक क्रिया। जैसे कि बच्चा रोता है, यहाँ पर दोस्तों कर्म नहीं है, ठीक है। कैसे रोता है, क्यों रोता है, क्यों कर रहा है रे बचवा, बोल रहा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, यानी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न करता है जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वह कौन सी क्रिया होती है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों उपस्थित हो, जिसमें कर्म हो, दोस्तों सिंपल बात रखे, जिसमें कर्म हो सकर्मक क्रिया कहलाता है। 13 नंबर कहता है कौन अरुण का अनेकार्थिक शब्द है, अनूर मतलब दोस्तों सूर्य लाल सिंदूर, सूर्य लाल सिंदूर, लेकिन अनूर मतलब यहाँ पर अरुण मतलब अनेकार्थिक है, यहाँ पर शब्द है, चंद्रमा यह नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जब समास का प्रथम पद अव्यय प्रधान हो तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो जब समास का प्रथम पद अव्यय तो वह अव्ययभाव समास हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी।
15 नंबर का था दोस्तों कि विद्यालय विद्या के लिए आले है कौन सा समास से है, तो ये दोस्तों क्या सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैं दोस्तों 50 जो ग्रामर का वीडियो लेकर आया था, जो ग्रामर प्रश्न काटेगा उसे देखकर जाते हैं दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में ग्रामर में फुल नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, अगर देख के जाते हैं तो, ठीक है, देख लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों वीडियो का एंड स्क्रीन पर दोस्तों आपका वीडियो शो होगा, वहां से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर कहता है कि नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समास पद क्या होगा, नीला है जो अंबर, नीलांबर। 17 नंबर कहता है रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित वाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य होता है। 18 नंबर कहता है समुच्चयबोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन से है, तो समधिकरण और व्यतिकीकरण। देखिए दोस्तों, जो व्याकरण का वीडियो देखा ना, वो देखते के साथ आंख मूंद के साथ ये प्रश्न बना सकता है, इसलिए करते हैं कि जो वीडियो लाते हैं उसको देखा कीजिए, ठीक है। 19 नंबर पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, मैं कई बार बोला हूँ, जहाँ द्वारा दिखे कर्मवाच आंख मूंद के। 20 नंबर कर्तृवाच के वाक्य में प्रधानता की क्या होती है, तो प्रधानता की कार्य की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्तृवाच के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। अब जितना भी प्रश्न दोस्तों आपका किताब का प्रश्न करता है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है कि तुम्हारी है धन तुरित मुस्कान धन धन तुम्हारी धन चिर परास में इतर अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करती रही मधुबार के देखते हैं तुम इधर कनकीमार होते जबकि आंखें चार याद, जब तक तुम्हारी धन दोरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, ठीक है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न करता है कि सूर्य यहाँ पर क्या बोलता है कि प्रस्तुत काव्यांश के जो कवि कौन है, तो नागा अर्जुन है, ठीक है, नागा अर्जुन, ठीक है। चलिए, और दंतुरित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो दंतुरित मतलब नए नए दांत होता है। 23 नंबर कहता है बच्चे माँ को क्या माँ बच्चे को क्या कराते हैं, तो माँ बच्चे को मधुबर कराते हैं, ठीक है, मधु खिलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यानी कि साध, ठीक है, वो और मधु ने समझ लिया, ठीक है। अब कहता है कवि ने धन्य किसे कहा, तो कवि ने धन्य दोस्तों माता और पुत्र दोनों को कहा है, ठीक है, माँ भी तुम्हारी धन धन तुम और माँ भी तुम्हारी धन्य, ठीक है। चलिए अब 25 नंबर है दोस्तों कि बादल किस दिशा से आ रहा है, क्या बादल कहता है कि हम पूरब से आते हैं, क्या पश्चिम से आता है, क्या दक्षिण से आता है, क्या उत्तर से आता है, नहीं सर, बादल कहीं से आता है, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण कहीं से भी, यानी अज्ञात दिशा, ठीक है। 26 नंबर का था कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या, तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, फागुन की हरियाली महसूस होना। फागुन में दोस्तों क्या मस्त एकदम आम, एकदम खट्टे मीठे आम का मजा लेते हैं, ठीक है। फागुन तो चढ़ चुका है लेकिन अभी तक आम बाजार में आया भी नहीं है, ठीक है। अब 27 में के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो सूर्यकांत दोस्तों मैं एक और वीडियो लेकर आया था, जो कि जितना भी कवि का लेखक और जन्म है दोस्तों सभी का आपको मिल जाएगा, अगर उस वीडियो को नहीं देखते वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें दोस्तों आपको बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 इसमें हुआ था। 28 नंबर का कहता है प्रश्न है कि मर्यादा न लाही के माध्यम से सूरदास ने गोपियों को कौन सी मर्यादा न लाने की बात करी है, तो प्रेम की मर्यादा न लाने की बात कर रही है। कुछ दोस्तों एक गद्यांश दिया है, जो कि गद्यांश दोस्तों पान वाला के यानी नेताजी के चश्मा से लिया गया, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ने पर मजा ही नहीं आता है, प्रश्न को बनाने में सीधा देखेंगे। प्रश्न कहता है 29 में हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो हलदार साहब को दोस्तों पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ये अच्छा नहीं लगा। 30 नंबर कहता है बूढ़ा मरियाल से लग रहा आदमी कौन था जी, बूढ़ा मरियाल से लग रहा आदमी कौन था, और इसका जवाब नीचे सभी का कमेंट्स में आना चाहिए। काफी यहाँ पर दोस्तों एक कितना हल्का प्रश्न है, तो बूढ़ा मरियाल से लग रहा आदमी कौन था, नेताजी के जो मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, बस उसी उसका राइट आंसर होगा, बता दीजिएगा। चलिए 31 नंबर देख लीजिए, 31 नंबर में आपको पता चल जाएगा कि कैप्टन क्या काम करता था, कैप्टन दोस्तों फेरी का काम करता था, ठीक है। चलिए यानी कि चश्मा बेचता था, ले लो चश्मा चश्मा चश्मा, ठीक है। चलिए अब हलदार साहब पान वाले से क्या करना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, कैप्टन के बारे में जानना, ठीक है, कैप्टन के बारे में, ठीक है। चलिए अब 33 नंबर कहता है कि लेखक बाल गोविंद भगत के किस विशेषता पर अधिक मुग्ध हो गए हैं, तो मधुर गान पर, ठीक है। 34 नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि रोपनी किसे कहा जाता है, तो रोपनी दोस्तों धान की रोपाई को कहा जाता है। कहाँ दिख रहा है सर, न ए न बी न सी न डी, ऑप्शन इसका बी, ठीक है। 35 कहता है बाल गोविंद भगत की संगीत को लेखक ने क्या कहा, तो जादू का, जादू है या जादू कैसा है ये जादू। चलिए अब 36 कहता है कि बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रवृत्तियां शुरू करते हैं, तो कार्तिक माह में, कार्तिक से लेकर फागुन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों माता के आंचल से छोटका सा गद्यांश को लिया गया, इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले, स्किप करके हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले। प्रस्तुत कहानी यानी माता के आंचल का लेखक कौन है, शिव पूजन साहा है। लेखक माँ काजल कहाँ लगाती थी, नाभि और लीलार में लगाती थी। माँ चोटी में लेखक को क्या बांधते थे, फूलदार लट्टू। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है प्रश्न 40 नंबर की
कि लेखक किसके गोद में सिरकते सिरकते बाहर निकलता है, तो बाबूजी की गोद में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बेस का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो को।